गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत, जो कि इसके अंतर्गत पाल वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सटीक और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले आप लोग इसके 4 पार्ट लगभग देख चुके हैं। ये आपका 5th पार्ट होगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजराज प्रथम का भू राजस्व, कृषि जन्य अर्थव्यवस्था एवं राज्य की वित्त व्यवस्था की दिशा में क्या योगदान था। ऑप्शन देखिए, क्या है ऑप्शन ए, सन 1000 ईस्वी में उसने राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि की पैमाइश करवाई। बी ऑप्शन देखिए, बी क्या है कि एक सेकेंड देखिए, बी ऑप्शन अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को बढ़ावा दिया। ऑप्शन सी है ग्राम सभाओं तथा स्थानीय निकायों की लेखों की लेखा परीक्षा कराने की व्यवस्था लागू की। और ऑप्शन डी है स्थानीय निकायों द्वारा धनराशि के गबन को रोकने के उपाय किए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पहले समझिए कि राजराज प्रथम का भू राजस्व, कृषि जन्य अर्थव्यवस्था एवं राज्य की वित्त व्यवस्था की दिशा में क्या योगदान था। मीन्स जो राजराज प्रथम का भू राजस्व, कृषि जन्य अर्थव्यवस्था एवं राज्य की वित्त व्यवस्था की दिशा में क्या योगदान था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्राम सभाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों के लेखों की लेखा परीक्षा करने की व्यवस्था लागू की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास में वह कौन केवल मात्र राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझिए। दक्षिण भारत के इतिहास में वह कौन केवल मात्र राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कंबोडिया के ख्मेर राजा ने किस चोल नरेश के साथ मित्रता की थी। ऑप्शन ए राजराज, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन डी है अधिराजेंद्र। क्वेश्चन फिर से देखिए कि कंबोडिया के ख्मेर राजा ने किस चोल नरेश के साथ मित्रता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम के साथ मित्रता की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया। ऑप्शन ए, वह दक्षिण पूर्व एशिया में चोल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। किस साम्राज्य का? चोल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऑप्शन बी है अरब जगत के साथ होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई मसाला व्यापार को हस्तगत करने के लिए। ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधों को समाप्त करने और चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने। और ऑप्शन डी है आपका, क्योंकि श्री विजय के नरेश शैलेंद्र ने राजेंद्र प्रथम के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पहले एक बार देखिए आप लोग, क्योंकि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधों को समाप्त करने और चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। राजेंद्र प्रथम ने किस अवसर पर कावेरी के मुहाने पर गंगैकोंडचोलपुरम नामक अपनी नवीन राजधानी की स्थापना की? किसकी? गंगैकोंडचोलपुरम नामक अपनी नई या नवीन राजधानी की स्थापना की। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी गंगों पर उसकी विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन बी उड़ीसा के पूर्वी गांगों के विरुद्ध अपने अभियान के सफलतापूर्वक समापन पर। और ऑप्शन सी है अपनी चतुर्दिक विजयों के उपलक्ष्य में आयोजित अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर। और ऑप्शन डी है उत्तरी भारत में बंगाल अपनी सेनाओं के सफल अभियान के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते, क्वेश्चन समझिए आप लोग पहले कि राजेंद्र प्रथम ने किस अवसर पर कावेरी के मुहाने पर गंगैकोंडचोलपुरम नामक अपनी राजधानी की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी भारत में बंगाल अपनी सेनाओं के सफल अभियान के उपलक्ष्य में। डी ऑप्शन आपका, एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए फिर से, कौन सा आंसर आपका सही है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी भारत में बंगाल अपनी सेनाओं के सफल अभियान के उपलक्ष्य में। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत विशेषतः बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे क्या मुख्य लक्ष्य था? ऑप्शन ए गंगा घाटी को विजित करना। ऑप्शन बी चोल शक्ति का प्रदर्शन करना। ऑप्शन सी गंगा का पवित्र जल लाने के लिए। और ऑप्शन डी अपने पिता के उत्तरी अभियान के दौरान उनकी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए। क्वेश्चन फिर से देखिए कि जो राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत विशेषतः बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे क्या मुख्य लक्ष्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल शक्ति का प्रदर्शन करना। क्या करना? चोल शक्ति का प्रदर्शन करना मुख्य लक्ष्य था। राजेंद्र प्रथम द्वारा जो है उत्तर भारत विशेषतः बंगाल के विरुद्ध जो है सैनिक अभियान करने के पीछे क्या मुख्य लक्ष्य था? चोल शक्ति का प्रदर्शन करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तर भारत के विरुद्ध सैनिक अभियान से 700 वर्ष पूर्व गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान किया था। इन दोनों अभियानों में कौन सी साम्यता नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राजेंद्र चोल ने सामान्यतः उसी मार्ग से सैनिक अभियान किया जिस मार्ग का समुद्रगुप्त ने अनुसरण किया था। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की भांति राजेंद्र की विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी। ऑप्शन सी राजेंद्र का अभियान समुद्रगुप्त के अभियान की ही भांति निष्फल रहा। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त की विजय की भांति राजेंद्र की विजय भी आत्मश्लाघ्या हेतु की गई थी। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से कि राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तर भारत के विरुद्ध सैनिक अभियान से 700 वर्ष पूर्व गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिणापथ अभियान किया था। इन दोनों अभियानों में कौन सी साम्यता नहीं है? तो कौन सी साम्यता नहीं है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि राजेंद्र का अभियान समुद्रगुप्त के अभियान की भांति निष्फल रहा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चोलों ने किनके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए? ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य। ऑप्शन बी कल्याणी के चालुक्य। ऑप्शन सी बादामी के चालुक्य। और ऑप्शन डी है कालीकट के जमोरिन। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि चोलों ने किनके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो चोलों ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सेकेंड देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? वेंगी के चालुक्य। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर है। चोलों ने जो है वेंगी के चालुक्य के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन चोल राजा था जिसकी कुद्र विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली थी? क्या है क्वेश्चन कि वह कौन चोल राजा था जिसकी कुद्र विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली थी? ऑप्शन ए वीर राजेंद्र, ऑप्शन बी अधिराजेंद्र, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, वह कौन चोल राजा था? तो वह चोल राजा थे अधिराजेंद्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अधिराजेंद्र थे जिसकी कि कुद्र विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह चोल राजा कौन था जिसने कटुता दूर करने के लिए श्रीलंका को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया तथा सिंघली राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन सी है अधिराजेंद्र, ऑप्शन डी है राजाधिराज प्रथम। क्वेश्चन फिर से देखिए कि वह चोल राजा कौन था जिसने कटुता दूर करने के लिए श्रीलंका को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया तथा सिंघली राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम थे। ठीक है, वह राजा कुलोतुंग प्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चोल राजा ने मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी राजराज, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन डी है कुलोतुंग प्रथम। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किस चोल राजा ने मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजराज ने। राजराज चोल राजा थे जिन्होंने मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? ऑप्शन ए त्याग समुद्र, ऑप्शन बी गंगैकोंड, ऑप्शन सी मुदिकोंड, ऑप्शन डी है पंडित चोल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चोल जो नरेश हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? तो उन्होंने कौन सी उपाधि नहीं धारण की थी? तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, मुदिकोंड नामक उपाधि धारण नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल और कल्याणी के चालुक्य सतत युद्धरत रहे। चोल चालुक्य संघर्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए भौगोलिक राजनीतिक कारक, ऑप्शन बी आर्थिक कारक, ऑप्शन सी है कल्याणी के चालुक्यों तथा वेंगी के चालुक्यों के मध्य प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले दक्षिण भारतीय विदेश व्यापार पर अधिकार करने के लिए प्रतिद्वंदिता। क्वेश्चन फिर से देखिए, अगेन रिपीट करें क्वेश्चन को कि चोल और कल्याणी के चालुक्य सतत युद्धरत रहे। चोल चालुक्य संघर्ष के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो क्वेश्चन देखिए पहले कि भौगोलिक राजनीतिक कारण ये था उत्तरदायी और आर्थिक कारण भी उत्तरदायी था। कल्याणी के चालुक्य तथा वेंगी के चालुक्यों के मध्य प्रतिद्वंदिता ये भी कारण था, उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी है कि चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले दक्षिण भारतीय विदेश व्यापार पर अधिकार करने के लिए प्रतिद्वंदिता यह कारण नहीं था, इसलिए आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी के तृतीय चरण के उपरांत से चोल साम्राज्य के पतन और अंततः समाप्ति के लिए मुख्य कारण था। ऑप्शन ए सतत युद्धों के कारण चोलों के वित्तीय एवं अन्य संसाधन खोखले हो गए, ऑप्शन बी
चोल साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित चोल मंडलों को पड़ोसी राज्यों ने आत्मसात कर लिया। ऑप्शन सी, कृषि जन्य संकट एवं अधिकारी तंत्र या चोल नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिर से क्वेश्चन देखिए कि 12वीं शताब्दी के तृतीय चरण के उपरांत से चोल साम्राज्य के पतन और अंततः समाप्ति के लिए मुख्य कारण थे। तो इसके क्या मुख्य कारण थे? तो पहला कारण था कि सतत युद्धों के कारण चोलों के वित्तीय एवं अन्य संसाधन खोखले हो गए थे, सही है। दूसरा है चोल साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित चोल मंडलों को पड़ोसी राज्यों ने आत्मसात कर लिया, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषि जन्य संकट एवं अधिकारी तंत्र या चोल नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह, ये भी ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलोतुंग प्रथम द्वारा अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए किए गए उपायों को अवरोही वरीयता क्रम से व्यवस्थित करें। ठीक है, जो कुलोतुंग प्रथम द्वारा अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए किए गए उपाय को क्या करना है, हमें अवरोही वरीयता क्रम से व्यवस्थित करना है। तो पहले देखिए 4 नंबर आपका कि सार्वजनिक धन के अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए उसने धार्मिक प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों तथा मंदिरों के निर्माण पर होने वाले व्ययों में पर्याप्त कटौती की। तो पहले तो आपका 4 नंबर आएगा, नंबर 1 हो जाएगा ये। और उसके बाद आपका आएगा 1 नंबर, देखिए कि चीन के साथ चोल साम्राज्य के व्यापार को विकसित करने के लिए उसने चीन में एक शिष्टमंडल भेजा। उसके बाद आपका 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका 3rd ऑप्शन आएगा कि भू राजस्व के उचित निर्धारण के लिए उसने भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए। इसके बाद आपका आएगा 5th नंबर, देखिए आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने अनेक चुंगियों तथा सीमा शुल्कों को समाप्त कर दिया। और उसके पश्चात आप दूसरा नंबर देखेंगे कि भारत एवं चीन के मध्य व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए उसने कंबोडिया के ख्मेर शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कुलोतुंग प्रथम द्वारा अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए किए गए उपायों को अवरोही वरीयता क्रम से व्यवस्थित करें। तो इसमें आइए आप पहले यहाँ पे देखिए। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा, पहले आप आंसर लिखिए यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा 4 1 3 5 2। आपका ये आंसर आएगा 4 1 3 5 2। ये आपका वरीयता क्रम होगा। देखिए किस ऑप्शन में 4 1 3 5 2 है, आपके ए ही ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसी में 4 1 3 5 2 दिया हुआ है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, 4 1 3 5 2 आपका आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आया आपका। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? ऑप्शन ए मंडलम वलनाडु कुर्रम, ऑप्शन बी है मंडलम कोट्टमनाडु, ऑप्शन सी है कुर्रम नाडु कोट्टम, और ऑप्शन डी है नाडु कुर्रम तन्यूर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंडलम वलनाडु कुर्रम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका। साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्रामों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नाडु, ऑप्शन बी है कुर्रम, ऑप्शन सी है कोट्टम, और ऑप्शन डी है तन्यूर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तन्यूर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो तन्यूर कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चोल प्रशासन ने राजा को वस्तुतः देवतुल्य बना दिया था। निम्नलिखित में से किस उपाय के द्वारा दैवीय नरेश देवराजा की विचारधारा को प्रोत्साहन नहीं प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, मंदिरों में चोल राजाओं द्वारा प्रतिष्ठापित मुख्य प्रतिमाओं को राजाओं के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी, मृत शासकों की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की जाती थी। ऑप्शन सी, मृत राजाओं के स्मारकों के रूप में भी मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन डी, कभी कभी अन्य देवताओं के साथ मंदिरों में जीवित राजाओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, क्वेश्चन अगेन रिपीट करते, पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि चोल प्रशासन ने राजा को वस्तुतः देवतुल्य बना दिया था। निम्नलिखित में से किस उपाय के द्वारा दैवीय नरेश देव राजा की विचारधारा को प्रोत्साहन नहीं प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि कभी कभी, क्या हो जाएगा आंसर? कभी कभी अन्य देवताओं के साथ मंदिरों में जीवित राजाओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चोल प्रशासन व्यवस्था में राजगुरु, राज परिवार का राजपुरोहित की पद स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, वह राज परिवार के सभी धार्मिक उत्सवों तथा समारोहों का प्रभारी था। ऑप्शन बी, वह राजा की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता था। ऑप्शन सी, वह समस्त लौकिक एवं धार्मिक मामलों में परामर्शदाता होने के साथ साथ राजा का विश्वास पात्र एवं पाप मोचक था। ऑप्शन डी, वह राजकुमारों का राजगुरु था। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझिए पहले। चोल प्रशासन व्यवस्था में राजगुरु, राज परिवार का राजपुरोहित की, चोल प्रशासन व्यवस्था में राजगुरु यानी कि राज परिवार का राजपुरोहित की पद स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह समस्त लौकिक एवं धार्मिक मामलों में परामर्शदाता होने के साथ साथ राजा का विश्वास पात्र एवं पाप मोचक था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासन का संचालन एक सुनियोजित अधिकारी तंत्र द्वारा किया जाता था। चोल नौकरशाही या अधिकारी तंत्र की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है अधिकारी तंत्र के पास उच्च प्रशासक शक्तियां थी। ऑप्शन बी है अधिकारी गण स्थानीय निकायों सभाओं के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते थे। ऑप्शन सी है अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। और ऑप्शन डी है नौकरशाही दमनपुर एवं कठोर थी। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या है? प्रशासन का संचालन एक सुनियोजित अधिकारी तंत्र द्वारा किया जाता था। चोल नौकरशाही अधिकारी तंत्र की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चोलों ने श्रीलंका के अतिरिक्त किसी वैदेशिक देश के विरुद्ध सैनिक अभियान किए? ऑप्शन देखिए, कंबोडिया। ऑप्शन बी सुमात्रा। ऑप्शन सी मालदीव। ऑप्शन डी म्यांमार यानी वर्मा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं अगेन। क्वेश्चन समझिए। चोलों ने श्रीलंका के अतिरिक्त किसी वैदेशिक देश के विरुद्ध सैनिक अभियान किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजराज प्रथम ने किस अभिनव प्रशासकीय सुधार को क्रियान्वित किया? क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम ने
किस अभिनव प्रशासकीय सुधार को क्रियान्वित किया? तो ऑप्शन ए है उसने व्यापारिक माल पर लगने वाली चुंगियों, पथकरों तथा अन्य स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी है उसने प्रांतों के उपराज्यपाल पद पर राज्य परिवार के सदस्यों को ही नियुक्त करने की प्रथा शुरू की। ऑप्शन सी है उसने देश के प्रशासन में युवराज को संबद्ध करने की प्रणाली शुरू की। ऑप्शन डी है उसने मंत्री परिषद को समाप्त कर दिया तथा उसे ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों से युक्त एक संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया। अगेन क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन कि राजराज प्रथम ने किस अभिनव प्रशासकीय सुधार को क्रियान्वित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने देश के प्रशासन में युवराज को संबद्ध करने की प्रणाली शुरू की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चोल विधि व्यवस्था और न्याय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विधि निर्माण स्थानीय सभाओं द्वारा उद्घोषणाओं के रूप में होता था। ऑप्शन बी, उद्घोषणाओं को राजा द्वारा अनुमोदित किया जाता था। ऑप्शन सी, विवादों का निपटारा अधिकारियों की सहायता के बिना ही किया जाता था। ऑप्शन डी, अंतिम आश्रय के रूप में राजा के दरबार में मामले को भेजा जाता था। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए। क्वेश्चन है चोल विधि व्यवस्था और न्याय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सत्य नहीं है। उद्घोषणाओं को राजा द्वारा अनुमोदित किया जाता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चोल सैन्य व्यवस्था की अनुपम विशेषता उसकी 70 रेजिमेंटें थी जिनका नामकरण किसके नामों पर किया गया था? ऑप्शन ए, साम्राज्य के प्रमुख नगरों। ऑप्शन बी, साम्राज्य की मुख्य जातियों तथा जनजातियों। ऑप्शन सी, राज विरुद्धों या उपाधियों। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज विरुद्धों या उपाधियों के नाम पर किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चोल सेना का सर्वोत्तम संगठित अंग था। क्या है क्वेश्चन कि चोल सेना का सर्वोत्तम संगठित अंग था? ऑप्शन ए, नौसेना। ऑप्शन बी, अश्वारोही सेना। ऑप्शन सी, पदाति सेना। ऑप्शन डी, हस्ती सेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पदाति सेना। चोल सेना का सर्वोत्तम संगठित अंग था पदाति सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी का उल्लेख चोल झील के रूप में किया गया है क्योंकि ऑप्शन ए, चोल शासक सामुद्रिक यात्राओं में जाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है। ऑप्शन बी, चोलों के प्रबुद्ध काल में उन्होंने किसी विदेशी जहाज को वहां नहीं आने दिया था। ऑप्शन सी, चोलों ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी को अपने अधिकार में रखा। ऑप्शन डी, चोल साम्राज्य हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। अगेन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि बंगाल की खाड़ी का उल्लेख चोल झील के रूप में किया गया है क्योंकि क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी, चोलों ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी को अपने अधिकार में रखा। क्या हो जाएगा आंसर? चोलों ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी को अपने अधिकार में रखा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल साम्राज्य में प्रदेशों या मंडलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी है 61। चोल साम्राज्य में प्रदेशों या मंडलों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चोल काल में ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वर्ग का क्या नाम था? ऑप्शन ए, सेनगुंडार। ऑप्शन बी, नायक। ऑप्शन सी, आयंगार। ऑप्शन डी, मध्यस्थ।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? चोल काल में ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वर्ग का क्या नाम था? तो इसका नाम था आयंगार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोलकालीन स्थानीय स्वशासन संबंधी सभा नहीं थी? ऑप्शन ए उर, ऑप्शन बी सभा या महासभा, ऑप्शन सी है वरियम, ऑप्शन डी है नगरम। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोलकालीन स्थानीय स्वशासन संबंधी सभा नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोलकालीन सभा के गठन या संरचना को सही रूप में स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, इसमें ग्राम के कर अदा करने वाले सामान्य निवासी ही शामिल थे। ऑप्शन बी, ये ब्राह्मण प्रधान ग्रामों की सभाएं अथवा ब्राह्मणों को अनुदान में प्रदत्त ग्रामों अग्रहारों की संस्थाएं थी। ऑप्शन सी, ये सभाएं केवल व्यापारिक केंद्रों या नगरों तक ही सीमित थी और इनमें केवल व्यापारिक हितों की ही पूर्ति होती थी। ऑप्शन डी, ये भूस्वामियों की सभाएं थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोलकालीन सभा के गठन या संरचना को सही रूप में स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ब्राह्मण प्रधान ग्रामों की सभाएं अथवा ब्राह्मणों को अनुदान में प्रदत्त ग्रामों या अग्रहारों की संस्थाएं थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय सभा व्यापारिक हितों व्यापारियों की प्राथमिक सभा का प्रतिनिधित्व करती थी? ऑप्शन ए, कुरी या अलुंगुम, ऑप्शन बी, पेरून या गुरी, ऑप्शन सी, नगरम, ऑप्शन डी, महासभा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय सभा व्यापारिक हितों व्यापारियों की प्राथमिक सभा का प्रतिनिधित्व करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासभा की कार्यकारिणी समिति वरियम कहलाती थी? ऑप्शन ए उर, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी नगरम, ऑप्शन डी कुरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस महासभा की कार्यकारिणी समिति वरियम कहलाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, (34) नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उत्तमरेरू अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्य प्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी है परंतक प्रथम, ऑप्शन सी है राजराज, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रथम। अगेन क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उत्तमरेरू अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो ये संबंधित है परांतक प्रथम से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरियम हेतु चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? ऑप्शन ए, 1/4 करयोग भूमि का स्वामित्व, ऑप्शन बी, स्वयं अपनी भूमि पर बने हुए गृह में निवेश, ऑप्शन सी, समाज के प्रथम 3 वर्गों द्विजों की सदस्यता, ऑप्शन डी, 35 और 70 वर्षों के बीच की आयु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन देखिए कि वरियम हेतु चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाज के प्रथम 3 वर्गों या द्विजों की सदस्यता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, वरियम की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अयोग्यता नहीं माना जाता था? ऑप्शन ए, विगत 3 वर्षों के दौरान ग्राम सभा की किसी समिति की सदस्यता, ऑप्शन बी, किसी भी समिति की सदस्यता के दौरान लेखा प्रस्तुत न कर पाना, ऑप्शन सी, चांडाल या अन्य छूत जातियों से संबंधित होना,
ऑप्शन डी है कौटुंबिक व्यभिचार या अन्य गंभीर पाप अर्थात ब्राह्मण की हत्या, मदिरापान, चोरी तथा व्यभिचार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन को, कि वरीयम की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अयोग्यता नहीं माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडाल या अन्य अछूत जातियों से संबंधित होना जो अयोग्यता नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति वरीयम की एक उप समिति नहीं थी? ऑप्शन ए वार्षिक समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण समिति, ऑप्शन सी उद्यान समिति, ऑप्शन डी तड़ाग समिति। तो कौन सी ऐसी समिति थी जो वरीयम की एक उप समिति नहीं मानी जाती थी? तो ये ऑप्शन बी होगा, स्वर्ण समिति जो है वरीयम की उप समिति नहीं थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासभा की बैठकें सामान्यतया कहाँ आयोजित होती थी? ऑप्शन ए ग्राम के मंदिर, ऑप्शन बी वृक्ष की छाया, ऑप्शन सी तड़ाग, ऑप्शन डी इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से निर्मित भवन। क्या है क्वेश्चन? फिर से रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन को, महासभा की बैठकें सामान्यतः कहाँ आयोजित होती थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम के मंदिर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि सभा तथा अन्य समितियों के सदस्यों को क्या पारिश्रमिक दिया जाता था? ऑप्शन ए भू राजस्व की संग्रह राशि में से निश्चित वेतन, ऑप्शन बी भू राजस्व की संग्रह राशि का 1% अंश, ऑप्शन सी जल कर का 5% अंश, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि सभा तथा अन्य समितियों के सदस्यों को क्या पारिश्रमिक दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल युगीन ग्राम सभाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए भू राजस्व का संग्रह, ऑप्शन बी सामुदायिक सेवाओं के लिए ऋण, ऑप्शन सी स्थानीय धार्मिक तथा लोकोपकारी संस्थाओं की देखरेख, ऑप्शन डी है भूमि सर्वेक्षण तथा भू राजस्व का निर्धारण। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, कि चोल युगीन ग्राम सभाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि सर्वेक्षण तथा भू राजस्व का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव की सड़कों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति उत्तरदायी थी? ऑप्शन ए पंचमुखी समिति, ऑप्शन बी है उद्यान समिति, ऑप्शन सी है वार्षिक समिति, ऑप्शन डी है स्वर्ण समिति। क्या होगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन देखिए, कि गांव की सड़कों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति उत्तरदायी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्यान समिति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूटकालीन शिल्प एवं स्थापत्य कला का महानतम गौरव है? ऑप्शन ए एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन बी है दशावतार मंदिर एलोरा, ऑप्शन सी है कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन डी है रावण की खाई एलोरा। क्वेश्चन फिर से देखिए, कि राष्ट्रकूटकालीन शिल्प एवं स्थापत्य कला का महानतम गौरव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश मंदिर एलोरा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल राजाओं द्वारा चीन में अपने राजदूतों को भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए श्री विजय राज्य के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार करने के लिए, ऑप्शन बी चीन के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने, ऑप्शन सी चीन के साथ व्यापार बढ़ाने, ऑप्शन डी है शक्तिशाली चीनी सम्राटों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, कि चोल राजाओं द्वारा चीन में अपने राजदूतों को भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो चीन के साथ व्यापार बढ़ाने, चीन के साथ व्यापार बढ़ाना का उद्देश्य था। ठीक है, मेन उद्देश्य था चीन के साथ व्यापार बढ़ाने का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल में भू स्वामित्व या भूधृति की कौन सी सामान्य व्यवस्था प्रचलित नहीं थी?
ऑप्शन ए सामान्य स्वामित्व, ऑप्शन बी सामुदायिक स्वामित्व, ऑप्शन सी कृषक स्वामित्व, ऑप्शन डी है संयुक्त तथा शासकीय सेवा भूधृति। क्वेश्चन फिर से देखिए कि चोल काल में भू स्वामित्व या भूधृति की कौन सी सामान्य व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, एक सेकंड देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक सेकंड आप लोग देखिए कि जो इसका ए ऑप्शन लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट हो गया है, ये सामांतीय होगा। देखो ऐसे लिखा जाएगा सामांतीय स्वामित्व, ठीक है। सामान्य स्वामित्व नहीं होता है, सामांतीय स्वामित्व होता है। तो इस तरह से आपका क्या आंसर होगा, चोल काल में भू स्वामित्व या भूधृति की कौन सी सामान्य व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। तो होगा आपका सामांतीय स्वामित्व। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सामांतीय स्वामित्व होगा, सामान्य स्वामित्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, चोल शासकों ने किस प्रयोजन से भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया था। ऑप्शन ए भू स्वामित्व के अधिकार का निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन बी फसलों की पैदावार का मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन सी भू राजस्व में शासन के अंश का निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन डी सिंचाई संसाधनों के जल के समान वितरण के हेतु। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन फिर से देखिए कि चोल शासकों ने किस प्रयोजन से भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भू राजस्व में शासन के अंश का निर्धारण करने के लिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमि कर भू राजस्व के रूप में सामान्यतया उत्पादन का कितना अंश राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी छठांश। क्वेश्चन फिर से देखिए, भूमि कर या भू राजस्व के रूप में सामान्यतः उत्पादन का कितना अंश राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत था। ऑप्शन ए भूमि कर, ऑप्शन बी व्यापार कर, ऑप्शन सी व्यवसायों खानों तथा वनों पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी है पड़ोसी राज्य क्षेत्रों की लूटपाट से प्राप्त धन। तो क्या हो जाएगा, चोल राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत था जो वो था भूमि कर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर मुक्त भूमि की श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं थी। ऑप्शन ए आवासीय भूखंड एक, ऑप्शन बी है दान में प्रदत्त भूमि, ऑप्शन सी है मंदिर तथा शमशान भूमि, ऑप्शन डी तड़ाग और सिंचाई नहरें। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, इसका आंसर देखिएगा आप लोग। कर मुक्त भूमि की श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दान में प्रदत्त भूमि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल राजाओं ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पर्याप्त धनराशि खर्च की। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक निर्माण कार्य के प्रति चोलों ने सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन ए सड़कें, ऑप्शन बी चिकित्सालय, ऑप्शन सी विश्राम गृह, ऑप्शन डी सिंचाई परियोजनाएं एवं संसाधन। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि चोल राजाओं ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पर्याप्त धनराशि खर्च की। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक निर्माण कार्य के प्रति चोलों ने सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंचाई परियोजना एवं संसाधन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे। ऑप्शन ए ब्रह्मदेव,
ऑप्शन बी देवदान, ऑप्शन सी सालाभोग, ऑप्शन डी है सर्वमान्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए कि क्षणिक प्रयोजन के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सालाभोग। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से ये आज का आपका 5th टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और ये प्रैक्टिस सीरीज़ बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जैसे कि आपका आने वाला हिस्ट्री सब्जेक्ट से जीएस में जिस टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, नेट जेआरएफ हो, पीएचडी हो, टीजीटी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।